जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विचारों को एक नई दिशा मिली? अगर आपका जवाब है बिहार, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और अगर नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अब चलिए थोड़ा समय से पीछे चलते हैं। सोचिए, आज से लगभग 3000 से 2500 साल पहले इस दौर में गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारों पर एक क्षेत्र उभर रहा था, मगध। मगध सिर्फ एक भूगोलिक क्षेत्र नहीं था, इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी जगह, उपजाऊ जमीन, नदियों का स्ट्रांग नेटवर्क और ट्रेड करने के लिए अच्छे रास्ते। इसी वजह से मगध जल्द ही शक्तिशाली बना। और जब किसी जगह का सब कुछ स्टेबल हो जाता है और समृद्धि आने लगती है, तो सिर्फ सेना नहीं बढ़ती, सोच भी बढ़ने लगती है। जो मगध था, यही आगे चलकर आज के बिहार का मूल इतिहास बना। और इसी जगह पर पहली बार लोगों ने सिर्फ राज्य नहीं बनाया, राज्य के बारे में सोचना शुरू किया। यहीं पर जीवन, समाज और शासन पर प्रश्न उठने लगे। यहीं पर धर्म को सिर्फ पूजा नहीं गया, जीवन जीने का तरीका माना गया। इसीलिए यह भूमि सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों से भी शक्तिशाली बनी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, बिहार का नाम आया कैसे? बिहार शब्द निकला है विहारा से। विहारा यानी बौद्ध भिक्षुकों के रहने और ध्यान करने का स्थान। इसका मतलब यह है कि यह भूमि सिर्फ राजनीति और युद्ध की नहीं थी, यह भूमि थी ज्ञान और शांति की। अब एक पल के लिए सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी जंगलों में, गुफाओं में रह रहे थे, तब मगध के शहरों में लोग घर बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे और एक व्यवस्थित समाज गढ़ रहे थे। और यह सभ्यता का जन्म था। अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पे, डेमोक्रेसी। आज हम जिसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट मानते हैं, लेकिन इसका बीज बहुत पहले ही बिहार की धरती पर बोया जा चुका था। मगध के आसपास कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां राजा का शासन नहीं होता था। उन्हें कहा जाता था जनसंघ। जन का मतलब होता है लोग, संघ का मतलब समूह या ग्रुप ऑफ पीपल। यानी ऐसे राज्य जहां फैसला एक व्यक्ति नहीं, सब मिलकर लेते थे। राजा का हुक्म नहीं, बहस होती थी, प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे और राज्य के मुद्दों पर सहमति से निर्णय लिए जाते थे। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में राजा और सम्राट अपना हुक्म चला रहे थे, तब बिहार में लोग मिलकर राज्य चलाना सीख रहे थे। यह एक नया सोचने का तरीका था। तब जब हम कहते हैं कि बिहार का इतिहास बहुत पुराना है, तो इसका मतलब सिर्फ सालों का हिसाब नहीं होता। इसका मतलब होता है सोच की गहराई। और जब हम सोच की गहराई की बात करते हैं, तो एक बात और समझ में आती है कि बिहार की धरती ने सिर्फ राज्य नहीं बनाया, राज्य चलाने का तरीका भी सोचा गया। यहाँ सिर्फ यह सवाल नहीं उठा कि शक्ति किसके पास जाएगी, यहाँ यह भी सवाल उठा कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे होगा। और इसी सोच की तलाश में एक महान व्यक्ति मगध की ओर बढ़े। उस समय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला आज के पाकिस्तान के तक्षशिला क्षेत्र में स्थित था। यहाँ से भारत, पर्सिया और सेंट्रल एशिया के रास्ते मिलते थे। इसी भौगोलिक स्थिति ने तक्षशिला को विश्व का ज्ञान केंद्र बना दिया। इसीलिए यूनेस्को ने तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह सिर्फ पाठशाला नहीं थी, यहाँ राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध कला और शासन सिखाया जाता था। और यहीं एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य के लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं था, ज्ञान का मतलब था एक मजबूत और न्यायपूर्ण राज्य। उस दौर में भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और बाहरी आक्रमणों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। चाणक्य समझ चुके थे, जब तक एक केंद्रीय शक्ति नहीं होगी, भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसी सोच के साथ चाणक्य ने तक्षशिला छोड़ा। उन्होंने एक ऐसे राज्य की तलाश की जहां उपजाऊ जमीन हो, मजबूत सेना हो और राजनीतिक शक्ति हो। और यह सब उन्हें मिला मगध में। मगध पहुंचकर चाणक्य गए नंदवंश के राज दरबार में। उनका उद्देश्य था राज्य सुधार, लेकिन दरबार में उन्होंने देखा न्याय नहीं, अहंकार। चाणक्य का अपमान हुआ और वहीं पर इतिहास का एक नया मोड़ बनकर आया।
मैं इस सिंहासन को गिराकर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करूंगा, चाणक्य ने कहा। चाणक्य जानते थे, सिर्फ सोच से राज्य नहीं बदलते, एक नेता चाहिए होता है। और तब उनकी नजर पड़ी एक युवक पर, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, युद्ध की, राजनीति की और शासन की। लगभग 322 बीसी के आसपास नंद वंश का पतन हुआ और जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। यह सिर्फ राजा बदलने की कहानी नहीं थी, यह था व्यवस्था का निर्माण। चाणक्य ग्रंथ अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह था राज्य चलाने का मैनुअल। सेना, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, कानून, सब कुछ नियमों में बंध गया। मगध अब सिर्फ एक शक्तिशाली नहीं था, व्यवस्थित भी बन चुका था। कुछ समय बाद चंद्रगुप्त ने राज्य का त्याग कर दिया और उसके बाद आए बिंदुसारा। उन्होंने साम्राज्य को स्थिर रखा। और फिर इतिहास का सबसे मशहूर नाम आया, अशोका। 268 बीसी के आसपास उनका राज्याभिषेक होता है। शुरुआत में वह भी एक विजेता थे, लेकिन कलिंगा युद्ध, खून, पीड़ा, विनाश, अशोका ने पहली बार युद्ध की कीमत देखी। तलवार रख दी गई और शिलाओं पर संदेश लिखे गए, करुणा, अहिंसा, धर्मा। बिहार से निकला यह संदेश एशिया के कोने कोने तक पहुंचा। तो जैसे अशोका ने तलवार छोड़कर करुणा के रास्ते को चुना, तो अब आप सोचोगे फिर अशोका के बाद क्या हुआ? बिहार की कहानी वहीं रुक गई? नहीं, यहीं से एक नया युग का शुरुआत होता है। अशोका के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। भारत ने कुछ समय के लिए अस्थिरता देखी और फिर मगध से ही एक नया वंश उठा, गुप्त वंश। गुप्त वंश की शुरुआत होती है श्रीगुप्ता से, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त वंश और फिर समुद्रगुप्ता। जब साम्राज्य अपने ऊंचाई पर पहुंचता है, इतिहास उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जानता है। समुद्रगुप्ता सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह कवि थे, वह संगीत प्रेमी भी थे। उनके सिक्के आज भी बताते हैं कि शासन और कला एक साथ चल सकते हैं। और फिर आता है गुप्ता युग का असली स्वर्णकाल, चंद्रगुप्ता II के शासन में, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। व्यापार बढ़ा, विज्ञान फैला, कला निखर आई, साहित्य ने ऊंचाई छुई, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा, भारत आगे बढ़ा। इसी दौर में बिहार की धरती पर एक ऐसा संस्थान उभर कर आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, और वह था नालंदा। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह था पूरी दुनिया का नॉलेज हब। चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, श्रीलंका से हजारों विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने के लिए बिहार आते थे। यहाँ पढ़ाया जाता था बौद्ध दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, और सबसे खास बात, पढ़ाई मुफ्त होती थी। इसी युग में गणित को मिला शून्य और दशमलव यानी डेसिमल। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट और वाराह मिहिरा जैसे नाम मिले। कला में अजंता की चित्रकला उभरी और साहित्य में कालिदास जैसे महान कवि। यह सब गुप्ता युग की ही देन है। गुप्ता युग में शहर योजना थी, सड़कें बनी, बाजार थी, जीवन स्थिर था। जब दुनिया के कई हिस्सों में अंधकार का दौर था, तब बिहार भारत में ज्ञान का दीप जलाए हुए था। लेकिन कहते हैं ना, हर स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं होता। गुप्ता युग का भी पतन 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद धीरे धीरे शुरू हो जाता है और नालंदा का विनाश होता है 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में। इन दोनों के बीच लगभग 600 साल का अंतर होता है। इस पूरे काल को समझे बिना नालंदा का विनाश समझना मुश्किल है, और इसे समझने के लिए गुप्ता साम्राज्य के पतन को समझना जरूरी है। गुप्ता साम्राज्य अचानक नहीं गिरा, इसके पीछे कई कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी, गुप्ता साम्राज्य का टुकड़ों में बट जाना, हुना आक्रमण, जो एक बाहरी हमला था जो सेंट्रल एशिया से भारत पर हुआ। इस हमले ने गुप्ता साम्राज्य को कमजोर कर दिया और स्वर्ण युग का पतन इसी से शुरुआत हुई। केंद्रित सेना और रक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। गुप्ता युग के बाद जब भारत में राजनीतिक स्थिरता फिर से कम हो रही थी, उस दौर में बिहार और बंगाल के क्षेत्र से एक नया वंश उभरता है, पाल वंश। पाल वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पूरे भारत पर शासन करता है। पाल वंश गुप्त वंश जितना राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं था,
नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी इस राजश्रय में भी सदियों तक फलते फूलते रहे, लेकिन पहले जैसे मजबूत केंद्रित शक्ति अब मौजूद नहीं थी। 1193 सीई के आसपास बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। यह दिल्ली सल्तनत के विस्तार का हिस्सा था। यह घटना मुगल युग से लगभग 3000 साल पहले की थी। अक्सर पूछा जाता है नालंदा क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा ज्ञान का केंद्र था, पर शक्ति का नहीं। पर इतिहास बताता है मध्यकालीन युद्धों में बड़े मठ, मंदिर और शिक्षा संस्थान राजश्रय और संसाधन के केंद्र माने जाते थे, और इसीलिए उन्हें राजनीतिक लक्ष्य भी बनाया जाता था। तिब्बते और अन्य सूत्रों में नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने का उल्लेख मिलता है। आग कई दिनों तक जली, नालंदा राख बन गया, इमारतें टूट गई, पर ज्ञान कभी नहीं मरता। नालंदा के विचार एशिया के कई देशों में आज भी जिंदा हैं, और इसीलिए नालंदा आज भी बिहार की पहचान है। लेकिन नालंदा का अंत बिहार का अंत नहीं था, और इसे हम अगले भाग में जानते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि नालंदा के बाद बिहार का क्या हुआ, नालंदा के पतन से बिहार के परिवर्तन तक। कमेंट करके बताएं आप बिहार के इतिहास के बारे में क्या जानते थे और क्या नहीं, और क्या जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।